स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे लोन लिमिट को लेकर, क्योंकि ये दिसंबर तक 6200 करोड़ की लोन लिमिट केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दी गई थी, लेकिन 6200 करोड़ का इस्तेमाल राज्य सरकार की ओर से कर लिया गया है। अब अगला वेतन कैसे दिया जाएगा, कैसी व्यवस्था रहेगी, क्या फिर से एक दफा लोन के लिए अप्लाई सरकार की ओर से किया गया है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। ओपीएस और रोजगार पर आज घमासान देखने के लिए मिला है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, कहीं ओपीएस की मांग पर तो कहीं रोजगार को लेकर, और आउटसोर्स भर्तियों का लगातार विरोध जारी है। इससे जुड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बड़ी अपडेट आज ये भी सामने आई है कि शानन प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के साथ अब हरियाणा भी कूद गया है। हरियाणा की ओर से क्या तर्क दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हिमाचल सरकार ने फिर अपना क्या तर्क रखा, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे इस सीजन में, क्योंकि पहली मर्तबा अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंचे क्षेत्रों में नहीं बल्कि बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में ये शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। इसी तरह से कांगड़ा में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कड़ाके की ठंड वहां सुबह शाम पड़ने वाली है। हैरानी भरी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि जो ऊंची चोटियों वाले इलाके हैं, वहां पर तापमान ज्यादा दर्ज किया जा रहा है मैदानी इलाकों की तुलना में। हालांकि इसके कई कारण भी अभी माने जा रहे हैं, लेकिन शिमला में भी जो रात का तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया जा रहा है अन्य इलाकों के कंपैरिजन में। जैसे ऊना कांगड़ा की बात करें तो वहां पर तापमान में भारी गिरावट आ गई है, माइनस में भी टेम्परेचर दर्ज हो रहा है। लेकिन शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, गिरावट नहीं आई, उल्टा बढ़ोतरी हो गई है। और इस बार पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने में आई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज सरकारी कैलेंडर 2025 भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार की विभिन्न नवोन्मेषी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये कैलेंडर मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है और आज ये जारी हो चुका है। तो बिल्कुल आप इस कैलेंडर में देख सकते हैं कि छुट्टियों को लेकर किस तरह का शेड्यूल रखा गया है और बाकी जानकारी भी इसमें है। हालांकि जो भी योजनाएं पूरी हो गई हैं या आने वाले समय में जिन योजनाओं के लिए शुरुआत की गई है उसकी एक झलक भी इस कैलेंडर में दर्शाई गई है। पांवटा साहिब में हिंदू संगठनों की ओर से विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। ये विभिन्न हिंदू संगठन एकत्रित हो गए हैं और मांग की जा रही है बांग्लादेश में रह रहे हिंदू लोगों के लिए कि फिलहाल उन पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं, आप सभी जानते भी होंगे, और हिंदू काफी कम संख्या में है। इसी वजह से उनके साथ कई घटनाएं पेश आ रही हैं, हमला किया जा रहा है उन पर, मंदिरों में भी तोड़फोड़ हो रही है। तो इसीलिए इस पूरे मामले में आक्रोश रैली आज निकाली गई थी पांवटा साहिब में विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से। इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आक्रोश रैली के जरिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से और भारत सरकार से भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है और साथ ही साथ बांग्लादेश सरकार से भी मीडिया के समक्ष उन्होंने ये जानकारी रखी। दरअसल बांग्लादेश सरकार से भी उन्होंने ये अपील करनी चाहिए है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां सुरक्षा प्रदान की जाए और हिंसक लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिरों में जो तोड़फोड़ हो रही है उस पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। इस तरह का व्यवहार किसी भी वर्ग के साथ किसी भी देश में नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मानव अधिकार का भी उल्लंघन है, ये भी इनकी ओर से जानकारी दी गई है। इन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये आवाज पहुंचा सके और पूरे मामले में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप किया जाए। मकसद इनका ये है कि जिन अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहां भेदभाव हो रहा है या हमले किए जा रहे हैं जिन हिंदुओं पर, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसीलिए मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश सरकार तक इन्होंने ये भी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है और अपनी अपील पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत बनोली में एक युवक का मर्डर हुआ था और युवक के परिजन पुलिस थाने में डट गए हैं। इनकी ओर से वहां प्रदर्शन किया गया और यह भी कहा जा रहा है जब तक इस पूरे मामले की गुत्थी नहीं सुलझा दी जाती है ये थाना छोड़कर नहीं जाएंगे। ये घटना हाल ही की बताई जा रही है जहां अपने ही गांव में नुआला में ये युवक गया था। दरअसल युवक का नाम रशपाल सिंह बताया जा रहा है। वहां तेजधार हथियार से इसे मारा गया और उसके बाद पुलिस ने पंचायत के प्रधान समेत परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। अब पुलिस से नाराजगी परिजन व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी मांग उठा रहे हैं कि जब तक पूरे मामले को सुलझाया नहीं जाएगा ये पीछे नहीं हटने वाले हैं।
उपमंडल कुमारसैन के नारकंडा ब्लॉक में बीडीओ ऑफिस के जलने का मामला सामने आया है और इसी के साथ 20 वर्ष पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था और साथ लगती बिल्डिंग को बचा लिया गया आग लगने से, लेकिन जो बीडीओ ऑफिस का स्टोर रूम है वो पूरी तरह से जल गया। 20 वर्ष पुराना रिकॉर्ड जला है और ये बड़ा नुकसान एक तरह से कहना चाहेंगे। जो जिला परिषद है उन्होंने चौकीदार समेत स्थानीय पुलिस का और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है कि उनकी मदद से पूरे कार्यालय में आग नहीं लग पाई और दूसरी बिल्डिंग भी बच गई। ये स्थानीय लोगों ने भी क्योंकि पूरा सहयोग किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने मांग ये भी उठाई है कि अग्निशमन चौकी वहां पर खुलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब भी ऐसी आग लगने की घटना सामने आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान नारकंडा में हो जाता है, क्योंकि कुमारसैन से फिर अग्निशमन वाहन वहां तक पहुंचता है। लेकिन नारकंडा में अगर अग्निशमन चौकी होगी तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएगी, इतना ज्यादा नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। हालांकि अब इस मांग पर गौर होता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना वहां ऐसी पेश आई थी जब आग लग गई थी और पूरी तरह से मकान जलकर ही राख हो गया था। तो काफी ज्यादा समय लग जाता है आग बुझाने में। स्थानीय लोग एकत्रित जरूर हो जाते हैं, लेकिन आग कई बार इतनी फैल जाती है कि उनके बस की भी नहीं रहती है उसे बुझाना। इसी वजह से मांग ये उठाई गई है अग्निशमन चौकी को लेकर, ताकि बार बार ऐसी घटनाएं पेश न आए जिससे इतना ज्यादा नुकसान सामने हो। बेरोजगार सड़कों पर उतर गए हैं। शिक्षित बेरोजगार संघ की हम बात कर रहे हैं। आज राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये खूब गरजे हैं। कारण ये है कि अभी गैस फैकल्टी भर्ती करवाई जा रही है। अभी हाल ही में हुई कैबिनेट में इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। जब पहले गैस फैकल्टी भर्ती करवाने की बात हुई थी उस वक्त भी ऐसे ही विरोधी स्वर उठे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुखू सरकार ने फिर गैस फैकल्टी भर्ती को मंजूरी दी है, ये दावा करते हुए कि ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गैस फैकल्टी के पद भरे जाएंगे और पीरियड के आधार पर ही इन्हें इसमें सैलरी मिलने वाली है। बेरोजगार युवाओं का कहना है अगर आउटसोर्स आधार पर ही नियुक्तियां करनी है तो उनका दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या फायदा है। हिमाचल प्रदेश में एक ही साधन है जो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, वो सरकारी नौकरी है। युवा कहां जाएंगे? आउटसोर्स आधार पर तो पूरी जिंदगी भर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, जबकि क्षमता ज्यादा रखते हैं और कमीशन क्वालिफाई की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाना ही नहीं चाहती है, रेगुलर भर्तियां करवाना ही नहीं चाहती है। बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, अपने चहेतों को फायदा दे रही हैं। आज ऐसे आरोप भी यहां युवाओं की ओर से लगाए गए हैं। ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण, जिनकी ओर से लगातार यही जुबानी हमला बोला जा रहा है कि अपने चहेतों को सरकार नौकरियां देने का काम कर रही है। बार बार गैस फैकल्टी भर्ती जैसी अन्य भर्तियों को मंजूरी दी जाती है, विरोध करने के बाद इसे कुछ समय तक होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन फिर कैबिनेट में लाकर ये प्रस्ताव पास हो जाते हैं और हाईकोर्ट ने तो लताड़ भी लगाई है पूरे मामले में। आउटसोर्स कंपनियों का डाटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था, वो डाटा तो सार्वजनिक किया नहीं गया, लेकिन यहां गैस फैकल्टी भर्ती को जरूर मंजूरी दे दी है। भले ही यह भर्ती 2025 से 26 के सत्र के बीच होनी है, लेकिन आउटसोर्स आधार पर भर्ती होनी ही नहीं चाहिए। अगर शिक्षक भी आउटसोर्स हो जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यही आज युवाओं की ओर से भी बड़ी बात कही गई है। फिलहाल इस पॉलिसी को वापस लेने की इन्होंने मांग उठाई है और राज्य चयन आयोग के जरिए नई भर्तियों की शुरुआत की जाए, ये भी इनकी मांग है। 19 दिसंबर को ये तपोवन धर्मशाला में पहुंचने वाले हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए चारों ओर विधानसभा परिसर का घेराव करेंगे और 5000 के करीब इनकी संख्या वहां जुटने वाली है और मात्र इसी भर्ती का विरोध करने के लिए यह संख्या वहां जुटेगी। साथ ही साथ राज्य चयन आयोग के जरिए जो नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, इस पर भी इनकी ओर से आपत्ति ठहराई जाएगी कि इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। वहीं देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर राज्य में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी राजभवन के बाहर कांग्रेस गरजने वाली है। पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस राजभवन के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए सभी जिला ब्लॉक अध्यक्षों को, अन्य पदाधिकारियों को और वरिष्ठ नेताओं को समय से पहुंचने के लिए शिमला में कह दिया गया है। शिमला राजभवन के बाहर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन करने वाले हैं। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार देश में बढ़ गया है, पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अडानी के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और यहाँ देश में भी उसे लेकर न्याय होना चाहिए जनता के साथ, क्योंकि ये दरअसल अमेरिका की अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप अडानी पर लगाए गए हैं। लेकिन संरक्षण क्यों दिया जा रहा है ऐसे पूंजीपतियों को केंद्र सरकार की ओर से? यही सवाल इनकी ओर से उठाया जाएगा और इसे लेकर ही ये विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मणिपुर में
लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस पर लगाम नहीं लग रही है। केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप इस पूरे मामले में क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी मुद्दा इनकी ओर से वहां उठाया जाएगा। खैर, प्रदर्शन करने के लिए 18 दिसंबर को 11 बजे छोटा शिमला स्थित राजभवन में कांग्रेस पहुंचने वाली है। अभी देखिए, शीतकालीन सत्र भी 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और ठीक उससे पहले भाजपा की आक्रोश रैली भी हमें देखने के लिए मिलेगी। ये जोरावर स्टेडियम में भाजपाई इकट्ठे होने वाले हैं। इसके लिए आज ही जो विधायक पवन काजोल है उनकी ओर से बैठक बुलाई गई थी। पूरी रणनीति इसमें तैयार हुई है। दरअसल जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मा दिया गया है कि पोलिंग बूथ से सभी युवाओं को, महिलाओं को, कर्मचारियों को और बुजुर्गों को स्पॉट तक पहुंचाना है ताकि वो आवाज उठा सके राज्य सरकार के खिलाफ। अब देखिए, कांग्रेस 18 दिसंबर को ही अपना प्रदर्शन करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसी तरह से यहां भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा राज्य सरकार के खिलाफ, यहां कांग्रेस की सरकार है और एक ही दिन इन्होंने चुना है। हालांकि देखिए, इसके लिए कांगड़ा के विधायक पवन काजल की ओर से रणनीति तैयार हो गई है। कई मुद्दों को लेकर ये घेरने वाले हैं सरकार को, जिसमें 1500 का बड़ा मुद्दा रहेगा। रोजगार, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, आउटसोर्स भर्तियां, इन सभी पर ये रणनीति तैयार कर चुके हैं। आक्रोश रैली इनकी ओर से ये निकाली जाएगी और कुछ जन विरोधी नीतियां ये सुखू सरकार की बता रहे हैं कि ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जो जनता के हित में कभी भी नहीं हो सकती है। ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, किसान बागवान खुश नहीं है, युवा दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, और तो और कर्मचारियों को समय से देने के लिए सैलरी पेंशन नहीं है। इन सभी मुद्दों के साथ ये आक्रोश रैली निकालेंगे। खैर, सदन के बाहर तो हमें ऐसा माहौल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सदन के भीतर भी इन्हीं मुद्दों पर काफी ज्यादा गर्म जोशी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। भाजपा की ओर से 1500 का मुद्दा अभी भी उठाया जा रहा है, सदन के भीतर भी उठाया जाएगा। भ्रष्टाचार, खनन माफिया, आउटसोर्स भर्तियां और रोजगार, ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार हो पाया है, कितने स्कूल बंद हुए, किस वजह से हुए, एनरोलमेंट को लेकर क्या स्थिति है और क्या योजनाएं स्कूली छात्रों के लिए लाई गई हैं, ये भी सवाल विधानसभा सत्र में काफी ज्यादा गूंजने वाले हैं। यही शीतकालीन सत्र जो कि 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगले कल ही भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपाइयों की ओर से यह रणनीति तैयार होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी और कांग्रेस ये रणनीति तैयार करेगी कि कैसे भाजपा को निरुत्तर करना है, कैसे भाजपा के सभी सवालों के जवाब देने हैं और भाजपा को काउंटर नहीं करने देना है। तो इस तरह की स्थिति भी कैसे बन सकती है, कौन सा मुंह तोड़ जवाब ऐसा कांग्रेस के पास होगा भाजपा को देने के लिए, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा होती है विधायक दल की बैठक में। बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से भी आज हल्ला बोल किया गया है। कुमार हाउस में बिजली बोर्ड मुख्यालय में कर्मचारी एकत्रित हुए थे। दरअसल 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आउटसोर्स माध्यम पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, कम वेतन इन्हें दिया जा रहा था, 15 वर्षों से कम वेतन में ही सेवाएं दी और अब बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया गया है, ये कहते हुए कि इनकी आवश्यकता नहीं है। इसी बात का विरोध जाहिर किया गया है बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की ओर से बिजली बोर्ड मुख्यालय में। हालांकि अब कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी ये दी है कि बड़ा आंदोलन इनकी ओर से किया जाएगा और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें इंजीनियर और कर्मचारी दोनों शामिल होने वाले हैं। जल्द से जल्द 81 चालकों को वापस नौकरी पर रखा जाए, इनकी सेवाओं को बहाल किया जाए और दूसरी बात की ओपीएस अभी तक बहाल नहीं हो पाई है बिजली बोर्ड में, इसे भी बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन देते हैं और इनका आंदोलन भी रोक देते हैं, ये कहकर कि अभी आंदोलन ना करे, सरकार जरूर इनके पक्ष में कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन अब की बार ये रुकने वाले नहीं है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरी तरह से गर्मजोशी के साथ आंदोलन करेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक ओपीएस को लेकर मांग पूरी नहीं होती है और 81 चालकों को दोबारा से नौकरी पर नहीं रखा जाता है। चाहे इस वक्त पर सेवाएं भी प्रभावित हो जाएं और सभी जानते हैं बिजली बेसिक नीड में आती है, अगर बिजली से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होती है तो हर वर्ग यानी कि हिमाचल वासी जितने भी हैं सभी के सभी परेशान होंगे। ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज एक बात क्लियर की है, क्योंकि सवाल उनसे यह किया गया कि गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले खाली पदों को भरा जाए। ट्राइबल एरिया में शिक्षक नहीं है जिस वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं, इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर गेस्ट टीचर भर्ती की जा रही है। जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी, इस वजह से आउटसोर्स आधार पर भर्तियां करवाई जा रही हैं। कुछ एक मसलों में आउटसोर्स भर्ती का रास्ता चुना ही इसलिए गया है ताकि भर्ती का प्रोसीजर जल्द से जल्द पूरा हो और जो काम प्रभावित हुआ है वो आगे सुचारू रूप से चल सके। इसलिए गेस्ट फैकल्टी भर्ती भी दुर्गम क्षेत्रों में हो रही है और पीरियड के आधार पर राशि दी जाएगी। इसके लिए एसओपी तैयार होगी, शिक्षक और छात्रों की जरूरत को देखते हुए एसओपी तैयार
होने वाली है और उसी के अनुसार भर्ती होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि 3200 पद बैच वाइज आधार पर भरे गए हैं, 2800 पद अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे और प्राथमिकता है राज्य सरकार की कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही पद अब जल्द से जल्द भरे जाएं। हालांकि इसमें संख्या भी इन्होंने दी है, ये 2800 पद हैं जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं और गेस्ट फैकल्टी भर्ती को वापस लेना है, ये पॉलिसी वापस ली जाएगी, इस पर कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। हालांकि इतना जरूर कहा कि एसओपी इस तरह से तैयार होगी जिससे शिक्षक और छात्र दोनों की जरूरतें पूरी हो सके। ट्राइबल एरिया में कमी है, इसीलिए ये रास्ता सरकार को निकालना पड़ा है। देखिए, दिसंबर का वेतन देने के लिए 500 करोड़ का लोन राज्य सरकार की ओर से लिया जा रहा है। सोमवार को नोटिफाई हो गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक आरबीआई 17 दिसंबर को इसके लिए नीलामी करेगा। 18 दिसंबर को राज्य सरकार के खाते में ये राशि आ जाएगी। अभी तो 500 करोड़ का लोन लिया जा रहा है और एडवांस के तौर पर लोन लिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद की स्थिति क्या रहती है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। हालांकि जो अंतिम तिमाही की लोन लिमिट है वो भी अभी तक नहीं आई है। एडवांस के तौर पर 500 करोड़ अभी ले लिए जा रहे हैं और अगली व्यवस्था कैसी रहेगी, ये चिंताजनक विषय अब हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि 6200 करोड़ की लोन लिमिट दिसंबर तक की अवधि के लिए दी गई थी, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार की ओर से कर लिया गया है। अब 500 करोड़ महज वेतन और पेंशन देने के लिए ही यहां राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, वो भी एडवांस के तौर पर। इसके बाद अंतिम तिमाही की लोन लिमिट जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है, हालांकि ये जनवरी से मार्च तक ही रहती है, लेकिन इंतजार इसका जरूर रहेगा और काफी ज्यादा हलचल भी फिलहाल लोन लिमिट को लेकर हमें देखने में आ रही है। हालांकि प्रभाव कैसा रहेगा ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। भूभू जोत टनल और हाईवे पर भी एक अच्छी खबर आई है। हिमाचल सरकार के तर्क को सही मानते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सामरिक महत्व के इस हाईवे का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे पहले भारतीय सेना ने भी लिखकर दे दिया है कि घटासनी, शिल्हा, बढ़ानी, भूभू जोत, कुल्लू के बीच एक नया नेशनल हाईवे बनने से यह ब्यास के किनारे वाले रोड के जोखिम को कम करेगा। अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान मोदी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों से इस बारे में मुलाकात की थी, जिसे लेकर अब राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, अब शानन प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के साथ हरियाणा भी कूद गया है। हरियाणा की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हरियाणा भी हिस्सा है, तो इस पूरे मामले में उनका तर्क भी सुना जाना चाहिए। हालांकि हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया है कि जो बात कही जा रही है हरियाणा की ओर से ये उचित नहीं है, क्योंकि जो शानन प्रोजेक्ट है ये किसी भी ट्रांसफर टेरिटरी का हिस्सा नहीं रहा है। इसलिए ये कहना गलत है हरियाणा की ओर से कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो हिस्सा है तो शानन प्रोजेक्ट मामले में उनकी भी सुनी जाए, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई जनवरी में होनी है और तब तक का इंतजार रहेगा। पंजाब हरियाणा फिलहाल एक साथ इस पूरे मुद्दे पर खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बागवानी विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर समीक्षा बैठक ली है और कुछ निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए हैं। पहले तो ये कि उचित दाम उत्पादों के सुनिश्चित किए जाए, किसानों की बागवानों की आर्थिकी मजबूत हो सके, इसके लिए कोल्ड स्टोर विकसित किए जाए, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाए। इससे आर्थिकी तो मजबूत होगी ही होगी, लेकिन रोजगार के अवसर भी बढ़ पाएंगे। वहीं 500 करोड़ की परियोजना तैयार करने का बड़ा निर्देश आज दिया गया है अधिकारियों को और 5 सालों में इस परियोजना की अवधि पूरी की जाएगी, ये भी कहा गया है। ये दरअसल अब बागवानी क्षेत्र में कायाकल्प करने के लिए ये 500 करोड़ की परियोजना लाई जा रही है। एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। फॉरेस्ट फोर्स के मुखिया अब डॉक्टर पवनेश होंगे। सरकार ने ये पीसीसीएफ पद पर नियुक्ति इन्हें दे दी है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।